हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 29 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2338 हार्ड मार्क्ड है। प्रॉब्लम इज़ रियली गुड, काफ़ी आई थिंक कॉम्पिटिटिव लेवल प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में फॉल करना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स को। बट इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और एक और टॉपिक है जिस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी आज दिन में ही अपलोड किया, उसको यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का एप्लीकेशन है उसका, है ना। तो इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स को स्किप मत किया करना। आज का मोटिवेशन क्या है? टफ टाइम्स ऑलवेज लास्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, टफ टाइम्स आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो रहते हैं। इट गोज़ विद टाइम, वो चला ज़रूर जाता है, लेकिन इट ऑलवेज टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। हमेशा अपने टफ मोमेंट से कुछ ध्यान देना कि कुछ आपको सिखा कर जाता है वो, है ना। हमेशा लर्न करो अपनी गलतियों से, अपने मिस्टेक से, अपने टफ टाइम से। इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव यू फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। ओके, काउंट द नंबर ऑफ आइडियल एरेज 2338। यू आर गिवन टू इंटीजर्स n एंड मैक्स वैल्यू विच आर यूज टू डिस्क्राइब एन आइडियल एरे। ठीक है, एक आइडियल एरे को किस तरह डिफाइन किया गया वो देखो। आइडियल एरे का लेंथ n होना चाहिए। ठीक है, और उसको आइडियल तब बोलेंगे जब एवरी अरे आई इज़ अ वैल्यू फ्रॉम 1 to मैक्स वैल। मतलब उस अरे में जितने भी वैल्यू होंगे ना, वो 1 से मैक्स वैल के बीच में ही होना चाहिए। उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू 1 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्स वैल्यू यूज़ कर सकते हो। मैक्स वैल से बड़ा वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, एंड एवरी एरे आई इज़ डिविजिबल बाई एरे आई माइनस 1। ठीक है, एवरी एरे आई इज डिविजिबल बाई एरे आई माइनस 1 फॉर इंडेक्स दे दिया यहाँ पर। मतलब ऐसे मान लेते हैं एक एरे आपने बनाया ABCD। तो पता है ये क्या कहना चाह रहा है? ये B जो है ना A से डिविजिबल होना चाहिए। सिमिलरली ये C जो है वो B से डिविजिबल होना चाहिए। D जो है वो C से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि A का मल्टीपल होना चाहिए B का मल्टीपल होना चाहिए C का मल्टीपल होना चाहिए D। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लेते हैं आपने 2 से स्टार्ट किया, ये 4 होगा। ठीक है, 4 का मल्टीपल 4 भी है, 4 का मल्टीपल 8 भी है। तो ये देखो, ये वैलिड है ना, ये वैलिड है। बट अगर मान लेते हैं आपने ये लिख दिया 2 3 7, तो ऑब्वियसली इनवैलिड है, क्योंकि देखो 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना। 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड सो ऑन, है ना। 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 7 को डिवाइड नहीं कर सकता। एवरी एरे आई इज शुड बी डिविजिबल बाई एरे आई माइनस 1। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइडियल एरेज ऑफ लेंथ n, जितना आप बना सकते हो। ठीक है, आंसर लार्ज हो सकता है, इसीलिए मॉड्यूलो 10⁻9+7 कर देना। ठीक है, देखते हैं। एक इनपुट देखो, n इज इक्वल टू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 5 दे रखा है। तो टोटल 10 ऐसे आप आइडियल एरे बना सकते हो। देखो कैसे, देखो इस एरे को देखो, इसका n इज इक्वल टू 2 मतलब 2 ही लेंथ का सब एरे बनाना आपको, सॉरी 2 ही लेंथ का आपको एरे बनाना है ना। तो इस एरे को देखो, इसमें जो भी आपने वैल्यू यूज़ किया है वो 1 से लेकर मैक्स वैल के बीच का वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो आपने सिर्फ 1 यूज़ किया है ना। और ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, दैट अरे आई इज़ डिविजिबल बाई अरे आई माइनस 1, है ना। तो ये एक वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। तो यहाँ से आपको 5 अरे मिल गए, 1 2 3 4 5। सिमिलरली ये देखो 2,2 2,4, ये भी वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है ना। तो टोटल 10 अरे ऐसे आपको वैलिड मिल गए। सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल भी है, n इज इक्वल टू 5 मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 3, इसके टोटल 11 आइडियल अरेज है ना। यहाँ एग्जाम्पल में देखो तो समझ में आ जाएगा कौन कौन से वो अरेज हैं। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा कि कोई मैं मैथमेटिकल रिलेशन ढूंढ निकालूंगा, बट मुझे मिला नहीं एट द एंड। काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हुआ इस प्रॉब्लम में। आई थॉट कि कोई मैथमेटिकल रिलेशन होगा जिससे ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता होगा। ठीक है, बट मुझे नहीं मिला। तो जनरली ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। मैं सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन की तरफ दौड़ता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ वहाँ से किस तरह इम्प्रूव करना है सोल्यूशन को। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन आपके मन में क्या आ सकता है, आप खुद सोचो। आपको ये तो पता है कि लेंथ पता है कि कितने लेंथ का आपको अरे बनाना है, और आपको लिमिट भी पता है कि इससे बड़ा वैल्यू आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो आपको ये भी बोल रखा है कि जो भी वैल्यू आप यूज़ करोगे वो 1 से लेकर मैक्स वैल के बीच का होना चाहिए। तो जो भी आप वैल्यू यूज़ करोगे x, वो इन दोनों के बीच का होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू 1 दिख रहा है ना, तो 1 से कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आइडियल एरे बन सकता है। ठीक है, तो मैं 1 ले लेता हूँ, देखते हैं कितने आइडियल एरे बना सकता हूँ मैं। मान लेते हैं अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, तो 1 से कितने आइडियल एरे बना सकता हूँ। 1 के बाद अब मेरे अरे में जो भी एलिमेंट मैं डालूंगा वो 1 का मल्टीपल होना चाहिए। तो या तो वो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 के बाद जो भी एलिमेंट डालूंगा वो 1 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो वो 2 हो सकता है ना, या तो वो 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, क्योंकि ये लोग 1 के मल्टीपल हैं। ओके,
तो अगर आप नोटिस करो, अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 से देखो मैं कहाँ कहाँ कौन कौन एलिमेंट 1 के बाद आ सकता है। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 के बाद अगर 3 आता है मेरे अरे में, तो देखो ये मेरा उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना कि अरे आई इज़ डिविजिबल बाई अरे ऑफ आई माइनस 1, है ना। इसीलिए मैं देखो मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस किया आपने, मैं यहाँ पर क्या किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किया, फिर उसी 1 को 1 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 किया। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाई 4 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4 किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 किया। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाई अगर 6 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। बट 6 में नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि देखो मेरा मैक्सिमम वैल्यू 5 ही है ना, तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। और आपने नोटिस किया मैं अपने ट्री डायग्राम में सिर्फ यहाँ तक ही क्यों रुक गया सभी में, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, टोटल n इजिकल टू 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। इस एग्जाम्पल में सिर्फ 2 एलिमेंट बोल रहा है, तो पहला एलिमेंट तो मेरा ये है, तो मैं काउंट मेंटेन करके चलूँगा कि काउंट मेरा 1 हो गया, फिर मैं यहाँ पर आया तो काउंट मेरा 2 हो गया, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा। यहाँ पर ही काउंट 2 हो गया, हाँ काउंट 2 हो गया, काउंट 2 हो गया, काउंट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब जैसे ही काउंट इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब मुझे 2 एलिमेंट का एक अरे मिल चुका है। पहला एलिमेंट याद है 1 था और अभी ये 1 है। पहला एलिमेंट 1 था, यहाँ पर ये 2 है। पहला एलिमेंट 1 था, यहाँ पर अभी 3 है। पहला एलिमेंट 1 था, यहाँ अभी 4 है ना। यहाँ पर 1 था, ये 5 है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ, अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो मुझे कितने अरेज मिल गए, आइडियल अरेज 1 2 3 4 5, है ना, 5 अरेज मिल गए। ठीक है, सिमिलरली आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो मान लेते हैं अगर आपने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट मेंटेन करके रखूँगा, एक काउंट हो गया। 2 के बाद अगर आप 1 मल्टीप्लाई करो तो 2 अंदर 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। तो 6 जो है मेरे मैक्स वैल्यू से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ जाऊँगा ही नहीं, है ना। तो मैंने देखो एक बार मल्टीप्लाई बाई 1 किया, एक बार मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो देखते हैं क्या क्या मिल गया मुझे। एक मुझे ये अरे मिल गया 2,2, एक मुझे ये मिल गया 2,4। ठीक है, सिमिलरली ये तो 2 से मैंने स्टार्ट किया, मैं 3 से भी स्टार्ट कर सकता था। अगर मैं 3 से स्टार्ट करूँ तो 3 में अगर 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा, विच इज़ आउट ऑफ माई मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं इतना ही बना सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मुझे एक अरे मिला है सिर्फ 3,3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 4 को लेके स्टार्टिंग करके बनाता तो 4 1 ज़ा 4 ही बना पाता, 4 2 ज़ा 8 हो जाता, तो यहाँ मैं नहीं जाता। तो 4 1 ज़ा 4, यानी कि एक ही आइडियल अरे बन पा रहा है मेरा 4,4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो काउंट इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू 2 हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया, है ना, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पर देखो काउंट जो है मेरा एक्जैक्टली n के बराबर हो गया, मतलब मुझे n एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा और बता दूंगा कि मेरा एक अरे यहाँ पर आइडियल अरे बन चुका है, एक आइडियल अरे यहाँ मिल गया। इसने बताया क्या है, इसको एक आइडियल अरे मिला, इसको एक आइडियल अरे मिला, इसको एक आइडियल अरे मिला, तो सबको जोड़ देंगे तो, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 को टोटल कितने आइडियल अरे मिले, 2 आइडियल अरे मिला, 3 को एक आइडियल अरे मिला, 4 को एक आइडियल अरे मिला, है ना। सिमिलरली यहाँ पर 5 को भी एक आइडियल अरे मिलेगा, है ना, 5 को भी एक आइडियल अरे मिलेगा यहाँ पर हमें। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 2 5 2 7 8, नहीं सॉरी, यहाँ कितना मिला था हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया आपके पास ऑप्शन था यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं एक बार आपने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर एक पाथ पर आप चले गए, वहाँ से कुछ आंसर आया। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे गए तो कुछ आंसर आया, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए तो कुछ आंसर आया, एंड सो ऑन, है ना। तो आराम से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये रिकर्शन का बहुत सिंपल सा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रिकर्शन वाला कोड करते हैं, उसको मेमोइज भी करेंगे, देखते हैं वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। फिर जब टाइम लिमिट एक्सीड आएगा तो देखते हैं हम इसको फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो अपना रिकर्शन वाला कोड पहले लिख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें मैं अपना काउंट मेंटेन कर लूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस है कि आप या तो 1 से स्टार्ट करो, या तो 2 से स्टार्ट करो,
या तो 3 से स्टार्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्स वैल तक से स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर इंट स्टार्ट वैल्यू मेरा क्या हो सकता है, 1 से हो सकता है। स्टार्ट वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू मैक्स वैल तक जा सकता है, स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। और इस स्टार्ट वैल्यू से अगर मैं स्टार्ट करूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस इस स्टार्ट वैल्यू से जितना भी मुझे आंसर आएगा, जितना पॉसिबल अरे निकल कर आ सकता है, वो मैं एक सॉल्व रिकर्शन से निकाल लूँगा, ठीक है। उसको बता दूंगा कि देख भाई ये स्टार्ट था, ठीक है, और ये पहला वैल्यू है तो काउंट का वैल्यू 1 है मेरा, है ना, तो 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि एक वैल्यू देख लिया ना मैंने। और मैं n भेज देता हूँ कि टोटल अरे में n एलिमेंट्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। और मेरा मैक्स वैल्यू का भी लिमिट है एक, इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगा उसको मॉड्यूलो m करते जाएंगे ताकि मेरा वैल्यू बहुत बड़ा ना हो जाए, है ना। तो क्या होता था, इंट m इज इक्वल टू 1e⁻9 + 7, ओके। अब एक काम करते हैं, सिंपल सा इंट सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं हमेशा की तरह, जो हम रिकर्शन तो आई थिंक हम सभी लिख सकते हैं अब हम लोग। इसमें क्या क्या भेज रहा हूँ मैं, इंट स्टार्ट वैल्यू भेज रहा हूँ, इंट ये 1 मेरा क्या था कि कितना काउंट है, अभी कितने काउंट ऑफ एलिमेंट्स मैंने ले लिए, इंट n मेरा टोटल इतना साइज होना चाहिए अरे का, इंट मैक्स वैल हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर काउंट का वैल्यू अगर n हो गया, मतलब आपको n एलिमेंट्स मिल चुके हैं, आपका एक आइडियल अरे बन चुका है, तो आप बता दो कि हाँ एक आइडियल अरे बन चुका है, रिटर्न 1 कर रहे हो आप, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई इंट मल्टीप्लायर किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्सप्लोर करोगे, फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्सप्लोर करोगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सप्लोर करोगे, एंड सो ऑन। लेकिन तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसमें आप अगर इस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्स वैल होना चाहिए, तब तक ही कर पाओगे, है ना। ये मैंने आपको दिखाया था। और मल्टीप्लायर प्लस प्लस, है ना, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो जो भी मेरा रिज़ल्ट है, अच्छा यहाँ पर रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग रिज़ल्ट इधर भी ले लेते हैं 0, यहाँ पर भी ऐड करते चलेंगे, रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो, और यहाँ पर क्या भेजोगे, नेक्स्ट वैल्यू भेजोगे, जो भी आपका स्टार्ट वैल्यू था उसमें आपने मल्टीप्लायर को ऐड मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट वैल्यू ये होगा। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग वैल्यू 1 था, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, 1 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, है, 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यू अगर आपके पास आ चुका है तो काउंट प्लस 1 कर देना, क्योंकि एक एलिमेंट आपके पास और आ गया आइडियल अरे में, एन और मैक्स एक्स वैल, ठीक है। और यहाँ पर मॉड्यूलो m करना मत भूलना, ठीक है। और लास्ट में आपको रिटर्न रिजल्ट कर देना है। यहाँ तक क्लियर है, एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी। अभी तक हमने मेमोइज नहीं किया है तो गड़बड़ तो होगा ही होगा। मैक्स वैल ले लेते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है। स्टार्ट वैल, क्या गड़बड़ है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड फॉर स्टार्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्टार्ट वैल प्लस प्लस होगा। इसके बाद इसको मेमोइज कर लेंगे, मेमोइज करते वक्त आपको साफ साफ दिख रहा है दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पर भी स्टार्ट वैल होगा, ओके। रन करके देखते हैं, रिटर्न आपने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर, रिजल्ट लेट्स सी, इंडीड यस, है ना। सबमिट करके देखोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा कंस्ट्रेंट्स है इसका, है ना। इंडीड यस, टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है। अब इसको हम मेमोइज करके देखते हैं, तो मेमोइज करते वक्त ध्यान दो, दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक स्टार्ट वैल्यू और एक कितना एलिमेंट्स है उसका काउंट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, एक टी नाम का मेमोराइजेशन अरे ले लेते हैं और उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं टी, पहले तो टी डॉट रीसाइज कर देते हैं,
उसका एक साइज़ दे देते हैं। साइज़ में याद करो दो चीज़ें हैं, स्टार्ट है कि कौन सा वैल्यू हो सकता है और ये काउंट है। तो मैं ऑब्वियस स्टार्टिंग वैल्यू मैक्स वैल होगा, वर्स्ट केस में मैक्स वैल +1 ले लेते हैं, ठीक है। और वेक्टर ऑफ इंट n+1, ज़्यादा से ज़्यादा इतना काउंट ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, सभी में -1 डाल देते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ़ टी ऑफ स्टार्ट कॉमा काउंट इज़ नॉट इक्वल टू -1, वी विल रिटर्न टी ऑफ स्टार्ट कॉमा काउंट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लेंगे टी ऑफ स्टार्ट कॉमा काउंट, ओके। एक बार रन करके देख लेते हैं। आई होप कहीं पर कंपाइलेशन एरर नहीं आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये भी टाइम लिमिट एक्सीड देगा ही देगा। लेट्स सी स्टार्ट इनटू इसका टाइम कंप्लीटली आप खुद सोच लो ना, बहुत हाई है यार। अभी भी देखो मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। और आपका जो दूसरा पैरामीटर है ये n है, तो n इंटू मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n इंटू मैक्स वैल, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट हाई है तो ये भी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं कितना टेस्ट केसेस पास हुआ, इसके बाद देखते हैं कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। 10 टेस्ट केसेस टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, 37 ही पास हो पाए। जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, n=5 है, मैक्स वैल 2 है, ठीक है। तो देखो मैक्स वैल से आपको ये तो पता चल ही जाता है कि आप या तो 1 यूज़ कर सकते हो और 2 यूज़ कर सकते हो, मतलब ये दोनों ही एलिमेंट आपके पास ऑप्शन में है। इसके बाहर यानी कि 3, 4, 5 ये आप नहीं यूज़ कर सकते मैक्स वैल से बड़ा वैल्यू, या फिर 1 से छोटा वैल्यू 0, -1 ये सब नहीं यूज़ कर सकते। 1 और 2 ही आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। अब इन दोनों ही एलिमेंट को यूज़ करके आपको n=5 साइज़ का अरे बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 साइज़ का अरे बनाना है। अगर मैं आपको बोलता कि आपको ये दोनों एलिमेंट यूज़ करना ही करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते 2 2 2 2 2 कर दिया और 1 छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलता कि 1 और 2 दोनों ही यूज़ करना है आपको, उसको यूज़ करके ही आपको अरे बनाना है, तब आप कैसे बनाते हैं अपने अरे को? देखो आप कहीं ना कहीं पर 1 डालते, इधर 1 डालते, मान चलते इतना आपने 1 डाल दिया और यहाँ 2 डाल दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान देना ऐसा नहीं कर सकते यहाँ 2 डाला और यहाँ 1 डाल दिया, क्योंकि देखो ये उस प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। इसको क्या था कि दिस शुड बी डिविजिबल बाई दिस, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो हमेशा 1 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब हमेशा आप ध्यान दो कि इंक्रीजिंग या तो नॉन डिक्रीजिंग अरे बनेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं 2 है, 2 डिवाइड्स 4 विच इज़ फाइन, 4 डिवाइड्स 8 विच इज़ फाइन, 8 डिवाइड्स 8 विच इज़ फाइन, 8 डिवाइड्स 8 विच इज़ फाइन। 16 डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो 16 इज़ डिविजिबल बाई 8, 8 इज़ डिविजिबल बाई 8, 8 इज़ डिविजिबल बाई 8, 8 इज़ डिविजिबल बाई 4, 4 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो ये हमारे उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जो बोला गया है प्रॉब्लम में, है ना। तो आप नोटिस करो हमेशा जो अरे बन रहा है वो या तो इक्वल एलिमेंट है, देखो यहाँ पर जैसे इक्वल एलिमेंट है, या तो इंक्रीजिंग है, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पर 1 ही 1 होगा और एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पर 2 ही 2 होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे भी बांट सकता हूँ ना, हो सकता है मैं 1 यहाँ ना करे, यहाँ 2 रखता और यहाँ पर 1 रखता, मतलब ये वाला सेक्शन में 1 रखता और ये वाले सेक्शन पे 2 रखता, ठीक है। और मान के चलते या तो ऐसा भी कर सकते थे, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतने सेक्शन में 1 1 रखते और इतने में 2 रखते, ये सेक्शन 1 का और ये सेक्शन 2 का है। अब मान के चलते हैं यहाँ पर आपके पास 1 के जगह 2 के जगह एक और ऑप्शन होता, मान के चलते हैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, कि 4 भी आपके पास ऑप्शन में होता। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फिर आप वैसे ही कुछ करते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको लिखना, जैसे 1 1 हो गया तो यहाँ पर आप 2 2 ले सकते, यहाँ 4 ले सकते थे, है ना। 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 इज़ डिविजिबल बाई 1, 1 इज़ डिविजिबल बाई 1। तो ऑर्डर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो इक्वल ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड अरे है ना, क्योंकि देखो इसमें, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने बोल रखा है कि आपको सारे एलिमेंट्स यूज़ करने हैं 1 2 4, किसी को आप छोड़ नहीं सकते। तो नोटिस करो हर बार हो क्या रहा है कि एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ किया, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने से हुआ क्या कि एक घर बन गया जहाँ पर आपने सिर्फ 1 डाला, एक और घर बना जहाँ पर सिर्फ आपने 2 डाला, और जो तीसरा घर है रिमेनिंग में आपने 4 को डाल दिया, ठीक है। अब ये 2 लाइन आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते थे, आप ही चाहे तो इधर 1 ड्रॉ करते, ये वाला घर जो है यहाँ पर 1 आता, यहाँ 2 आता, बाकी रिमेनिंग में 4 4 हो रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ
कि देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, मतलब इसका लेंथ मान लेते हैं, लेंथ कितना है इसका, लेंथ इज इक्वल टू 3 है। ऑब्वियसली 3 एलिमेंट को यहाँ डालने के लिए आपको कितने घर बनाने हैं, 3 घर बनाने पड़ेंगे, 1 घर, 2 घर, 3 घर। और 3 घर बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 3 घर बनाने के लिए ऑब्वियसली 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 लाइन ड्रॉ किया तो 2 घर बना, 1 घर यहाँ, 1 घर यहाँ। लेकिन 1 घर और बनाना है तो आपको एक और लाइन कहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब 3 घर बन चुका है, एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये, तीसरा सेक्शन ये। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको कितने लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, लाइंस विल बी इक्वल टू लेंथ -1, यानी कि 2 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, है ना, तभी इन तीनों को घर मिल पाएगा। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये 2 लाइंस को ड्रॉ करने का बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तक कि इसको एक लाइन को यहाँ ड्रॉ करो, एक लाइन को यहाँ ड्रॉ करो, या फिर इसको यहाँ ड्रॉ करो, या फिर इसको यहाँ ड्रॉ करो, एंड सो ऑन। तो मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटी। कितने पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, इधर किया जा सकता है, इधर किया जा सकता है, इधर किया जा सकता है। याद करो इसका लेंथ कितना था, इसका ओवरऑल लेंथ कितना था, n था, n इजिकल टू 5 था। और कितने पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितने हैं, n-1 पॉसिबिलिटी जहाँ पर लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है। n-1 पॉसिबिलिटी जहाँ लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। और आपको कितने लाइन ड्रॉ करने हैं, 2 लाइन ड्रॉ करने हैं। तो कितने पॉसिबिलिटी निकल कर आएंगे, n-1 लाइंस, जितना भी लाइंस था, लाइंस कैसे निकाला था मैंने, लेंथ -1 किया था, यहाँ पर लेंथ -1 किया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको पास कितना ऑप्शन था, n-1 ऑप्शन था, और आप उसमें 2 लाइन ड्रॉ कर सकते थे, मतलब लेंथ -1 ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कंडीशन दे दिया था कि आपको ये तीनों एलिमेंट्स यूज़ करना ही करना है ना। तो अब देखो, तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सिंपल सा, आपको पता होगा ऑलरेडी। तो बट हमारे पास और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें। चैलेंजेस क्या है कि हम किसी एलिमेंट को छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओरिजिनल एग्जांपल में आते हैं, यहाँ पर मेरा 1,2 था, है ना, ओरिजिनल एग्जांपल में ये था। तो मैंने क्या बोला कि किसी एलिमेंट को आप छोड़ भी सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपने पूरा 1,1,1 का भी बना दिया, ठीक है, या फिर आप पूरा 2,2,2 का भी बना दिया, ये सब भी तो बन सकता है ना। या फिर मान लेते हैं अगर यहाँ पर 4 होता भी तो आप 2, 2 और 4 को लेके बना देते सिर्फ, और 1 को छोड़ देते। तो ये सब कवर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कवर कैसे होगा वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये लिक्विड का सेकंड एग्जांपल है। अच्छा, इससे पहले याद करो, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पर यूनिक एलिमेंट्स थे ना, सारे रिपीटेड नहीं थे। मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि इतने ही वैल्यूज़ हैं आपके पास, इनमें से इन्हीं को में से आपको किसी किसी पैटर्न में चूज़ करके n साइज़ का अरे भरना है ना। तो अब देखो ध्यान देना, मान के चलते हैं आपका एग्जांपल ये n इक्वल टू 5, मैक्स वैल्यू इक्वल टू 3 है। तो इसमें बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे। एक आंसर आपका ऐसा हो सकता था, 2 3 4 5, जिसमें सारे के सारे 1 हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला आंसर कब आता, ये वाला आंसर तब आता, याद करो, जो यूनिक, ये यूनिक अरे है ना, ये यूनिक अरे, इसी से आपने फिल किया था। तो ये वाला आंसर कब आएगा, खुद सोचो। जब यूनिक अरे जो आप निकालोगे वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक ऐसा ये है सेट है मेरे पास, ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ 1 है। तो इसकी मदद से आप 5 लेंथ का कितना आइडियल सब अरे बना सकते हो, और वैसे एक ही बना सकते हो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है साफ साफ। ओके, सिमिलरली मान लेते हैं एक और सेट ऐसा होता है आपके पास जिस पर सिर्फ 2 होता है आपके पास, तो इसकी मदद से भी आप एक ही अरे बना सकते हो, है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट है आपके पास, आप इसको, इस 2 को आपको यूज़ करना है। सिमिलरली यहाँ पर मान लेते हैं 3 होता, तो 1 2 3 4 5, इसकी मदद से भी सिर्फ एक ही आइडियल अरे बन पाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू 3 है, तो 3 तक ही इसीलिए मैं गया यहाँ पर। अब बहुत सारे मिक्सचर्स भी आ सकते हैं। हो सकता है कि एक सेट आप ऐसा बना लेते 1,2, कि आप 1,2 की मदद से कितने सब अरे कितने आइडियल अरे बना सकते हो। तो देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर फिर वही दिमाग लगाएंगे कि 1,2 है ना, इसका लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 2 है, और ये n कितना है, n इज इक्वल टू 5 है। तो मैंने क्या बोला कि 1 और 2 दोनों को यूज़ करके आपको यहाँ पर कितने अरे बना सकते हो वो बनाना है। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर सिखाया था, n-1 c लेंथ -1, है ना, ये रहा, है ना, यही तो सिखाया था आपको। तो इसकी मदद से 1 और 2 की मदद से यहाँ पर इतने बन जाएंगे आपके पास। तो मैं निकाल देता हूँ, 5 - 1
सी, एल कितना है 2 है, 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि टोटल 4 पॉसिबिलिटी हैं। 1, 2 की मदद से आप टोटल 4 आइडियल सब अरे बना सकते हो। यहाँ पर 4 आइडियल सब अरे, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे ये देखो 1 1, सॉरी आपको 1 2 दोनों यूज़ करना है ना। तो 1 1 1 1 2 हो गया, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या होगा ये, फिर तीसरा क्या हो जाएगा ये, फिर चौथा क्या हो जाएगा ये, है ना। 1 1 1 1 1 पूरा नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो 2 मिसिंग हो जाएगा उसमें, है ना। और 1 1 1 1 मैंने यहाँ कवर कर रखा होगा ऑलरेडी, है ना। या फिर मैं यहाँ पर पूरा में सिर्फ 2 2 2 नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो फिर 1 मिसिंग हो जाएगा ना। सारा 2 वाला तो ऑलरेडी मैंने यहाँ कवर कर ही रखा है, तो उसकी टेंशन मत लो, है ना। मैं बस बोल रहा हूँ कि 1 और 2 दोनों यूज़ करना है आपको, है ना। तो टोटल 4 पॉसिबल वे हैं, आपको दिख गया साफ साफ, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ n-1 सी l-1, दैट इज़ वैल्यू 4 आया मेरा, है ना। और यहाँ पर वैल्यू 1 आया, इसमें भी 1 ही आया, इसमें भी 1 ही आया। ओके, मान लेते हैं 1, 2 है ये, तो मान लेते हैं 1, 3 होता तो इसका लेंथ कितना है? लेंथ इज इक्वल टू 2 है ना। 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने पॉसिबल आइडियल अरे बन सकते हैं? फिर से वही दिमाग लाएंगे, n-1 सी l-1, दैट इज़ इसका भी आंसर 4 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। n-1 आपका 4 हो गया, 4 सी 1, ऑब्वियस से 4 आएगा, तो 4 आएगा इसका भी आंसर, है ना। और इसमें भी वही पॉसिबिलिटी आंसर होगा, या तो 1 1 1 1 3, या फिर 1 1 1 3 3, या फिर 1 1 3 3 3, या फिर 1 3 3 3 एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे 4 पॉसिबल वेज निकल कर आ गए। ओके, ये तो हो गया 1 2 1 3। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? 1, 2, 3 नहीं, क्योंकि अगर आप इससे अरे बनाते हो 5 साइज़ का, 1 2 3 4 5 साइज़ का बनाते हो, तो देखो इसमें देख रहे हो कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये तो गारंटीड है कि जब आप एलिमेंट को इसमें डालोगे तो 2 लाइन्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है तो 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब 2 लाइन ड्रॉ करने के बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, टोटल कितने? n-1 सी l-1। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, आपको ये तो पता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप फिल करोगे। जैसे यहाँ पर 1 फिल किया, यहाँ पर 2 2 फिल किया, यहाँ पर 3 फिल किया, या फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया होता तो यहाँ पर 2 फिल करते, यहाँ 3 3। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना, देखो 1 इज़ डिविजिबल बाई 1, 2 इज़ डिविजिबल बाई 1, 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना। ये 3 इज़ डिविजिबल बाई 3 है, बट देखो यहाँ एक गड़बड़ हो गया ना, दिस इज़ रॉन्ग। 2, 3 यहाँ साथ में आ ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये वाला अरे 1, 2, 3 कभी कंसिडर ही नहीं करेंगे, है ना। मतलब ये अरे को हम पिक्चर में लेंगे ही नहीं। ये मेरा यूनिक सेट जो मैंने बनाया है 1, 2, 3 का, वो कभी हम बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये मेरा गलत आंसर दे देगा मुझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो टोटल देखो आंसर कितना आ गया यहाँ से, मुझे आ गया 4 4 8 9 10 11, है ना। n = 5, मैक्स वाल = 3 का आंसर आई थिंक 11 ही था, है ना। 11 है आंसर। अब देखो ध्यान दो, अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ निकाला है, इन इन लोगों को निकाला है, ध्यान दो इन लोगों पर। देखो मैंने एक सेट बनाया जिसमें सिर्फ 1 था, एक सेट बनाया जिसमें सिर्फ 2 था, एक सेट बनाया जिसमें सिर्फ 3 था, एक सेट ये बनाया, एक सेट ये बनाया, फिर ये सब है। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस करो, फॉर एनी गिवन सेट, जैसे इसको पकड़ लिया मान लेते हैं, इसका इससे कितना आंसर निकल कर आएगा, वो कैसे निकाल रहे थे देखो तो, n-1 सी l-1, यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, n-1 सी l-1। तो ध्यान दो, ये दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, n जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम में, और l जो आपका सेट है उसका लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर 2 लेंथ का आपने सेट जितना भी ढूंढा है उन सब का आंसर यही होगा। जैसे इसका आंसर 4 है, तो देखो ये भी तो 2 ही लेंथ का है, इसका भी l 2 है, तो इसका भी सेम वैल्यू आएगा। देखो n-1 सी l-1, n तो कांस्टेंट है सभी के लिए, बट l इसका भी 2 है ना, इसका लेंथ देखो 2 है, तो इसका भी आंसर ऑब्वियस से 4 ही आएगा, है ना। तो समहाउ आपको क्या इन्फॉर्मेशन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया ये जो सेट आपने बनाया, समहाउ मान लेते हैं आपने बना लिया, वो अभी हम देखेंगे कैसे बना रहे हैं। मान लेते हैं इस सेट आपने बना लिया, आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक n और एक l, तभी ये फॉर्मूला आप बना सकते हो। n आपको पता है कांस्टेंट है, l आपको बस चाहिए कि कितने लेंथ का है ये, है ना। तो आपको पता चला कि ये 2 लेंथ का है, तो 2 लेंथ के और भी तो थे, एक यहाँ पर था 2 लेंथ का, एक यहाँ था 2 लेंथ का, तो फॉर्मूला में देखो यहाँ पर भी 2 पुट होगा, यहाँ भी 2 पुट होगा, तो देखा है तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर 4 है तो इसका भी वैल्यू 4 होगा, है ना। तो मैं इसका, अब देखो ध्यान देना, समहाउ मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास 2
लेंथ का, दो लेंथ का कितना सेट है। टू लेंथ का कितना सेट है मेरे पास, मुझे वो पता करना है। तो मुझे पता चल गया कि दो सेट था टू लेंथ का, एक 1,2, देखो इसका भी लेंथ 2 है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 2। और एक 1,3, इसका लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 3। ठीक है, दो लेंथ का कितना सेट है, दो लेंथ का टोटल दो सेट है, ये रहा, ये एक पहला और एक दूसरा। तो आपको काउंट पता चल गया कि दो लेंथ का आपके पास दो सेट है ना। तो इसका जो आंसर होगा 1,2 की मदद से जितना आइडियल सब अरेज बनाया जा सकता है, n-1 सी एल माइनस वन, सेम आंसर इसका भी होगा n-1 सी एल माइनस वन। तो इसका जो भी आंसर रहा होगा, मान लेते इसका आंसर x है तो इसका भी आंसर x होगा। तो कितना सेट आपने ढूंढा है, दो लेंथ का एक, और दो दो सेट ढूंढा है, तो दो सेट ढूंढा है और दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम होगा, तो 2 टाइम्स x कर दो तो इसका आ गया 2x। ये चीज़ समझ में आया कि काउंट आपको पता है, ये आपका काउंट है ना, ये आपका काउंट है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं इसको डब्बे में डाल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि दो लेंथ का कितना सेट आपको मिला, उसका काउंट आपने यहाँ स्टोर कर लिया है ना। तो समहाउ अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख लूँ कहीं पर कि दो लेंथ का काउंट ऑफ टू लेंथ का सेट कितना है आपके पास, दो है ना। तो दो है तो दो को मैंने यहाँ लिया, और हर किसी का आंसर मुझे ऑलरेडी पता होगा, n-1 सी, लेंथ कितना है, दो लेंथ है ना, दो लेंथ का है ना, तो 2-1। ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा x होगा मान लेते हैं, तो 2 टाइम्स x होगा इसका आंसर। ठीक है, सिमिलरली ये तो दो लेंथ का आपने निकाल लिया। सिमिलरली देखो तो एक लेंथ का कितना सेट आपको मिला, एक लेंथ आपको 3 सेट मिला है, 1 2 3, हर किसी का आंसर सेम होगा। देखो यहाँ इसके बारे में भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, एक लेंथ का कितना सेट मिला, एक लेंथ का कितना सेट मिला, याद करो 3 सेट मिला था। एक लेंथ का कितना सेट मिला था, 3 सेट मिला था, और वो तीनों सेट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक सेट ये था, एक सेट ये था, एक सेट ये था, है ना। तो इनका लेंथ आपको ऑलरेडी पता है, एक लेंथ का है ये लोग, और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, है ना। इसका लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 1 है, इसका भी लेंथ इज इक्वल टू 1 है, इसका भी लेंथ इज इक्वल टू 1 है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला वही लगेगा, n-1 सी l-1, है ना। तो लेंथ सभी का सेम है, ठीक है, और n कांस्टेंट है, तो इसका जो आंसर आएगा, मान लेते इसका आंसर y आया, है ना, तो इसका भी आंसर y ही आएगा, इसका भी आंसर y आएगा, तीनों को जोड़ दो 3 टाइम्स y। या तो किसी का आंसर, बस एक का आंसर निकाल लो और देख लो कितने ऐसे थे, 3 ऐसे थे, काउंट आपको पता है, काउंट ऑफ काउंट ऑफ वन लेंथ सबसेट का कितना काउंट है, 3 काउंट है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उन वन लेंथ के सबसेट का जो भी आंसर रहा होगा, मान लेते हैं y आंसर आता, 3y आंसर आ गया। फिर अब देखो बात आती कि वो जो सेट्स हम निकाल रहे थे ना, अलग अलग सेट, ये 1 ये 2 ये 3, फिर 1 2 1 3, ये सेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस से बात है, अगर रियल में मैं जाऊँ सारे सेट को रिप्रोड्यूस करने में, तब तो बहुत एक्स्ट्रा स्पेस मुझे लगेंगे, और मैं टाइम भी बहुत वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत स्लो सोल्यूशन होगा वो। सारे सेट निकालो, फिर उनका लेंथ निकालो, है ना, 1 2 ये सब, तो सारे सेट तो मैं नहीं निकालने वाला डेफिनेटली। ये कंस्ट्रेंट जितना हाई है वो चाहेगा भी नहीं कि मैं सारा सेट निकालूँ। बट बात है कि निकालेंगे कैसे, फिर काउंट कैसे निकालेंगे। आप देखो ध्यान देना, मान के चलते एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 16, एक एकदम रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 16 है ना, तो मान के चलते हैं 16 आपने लिया, एक सेट में 16 है, ठीक है। और आप खुद सोचो, इसे 16, ये जो 16 है, इसके पहले और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 8 आ सकता है, क्यों, क्योंकि देखो 8,16 एक सेट में आ सकता है ना, क्योंकि 16 इज़ डिविजिबल बाई 8, ठीक है। सिमिलरली 16 जो है, 16 से पहले 4 भी आ सकता है ना। सिमिलरली 16 से पहले 2 भी आ सकता है ना। मतलब 16 जिससे जिससे डिविजिबल मैं चेक कर ले रहा हूँ, जैसे 16/2 करके देख लिया तो 8 आया, 16/4 करके देखा तो 4 आया, 16/8 करके देखा तो 2 आ गया। मतलब ये सब अरे पॉसिबल है, 8,16, 4,16,
2,16, इसका मतलब 16 पर 16 पर एंड होने वाले इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इतने सेट बन सकते हैं 16 पर एंड होने वाले। तो मैं लिख देता हूँ एंडिंग एट 16, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात सोचो, अब खुद सोचो कि सिमिलरली 8 से भी अगर पूछा जाएगा, 16 बोलेगा 8 को भी भाई 8 तू भी पूछ ले, तो तेरे पीछे कौन कौन आ सकता है। तो 8 बोलेगा कि मेरे पीछे बहुत लोग आ सकते हैं, जैसे 8 के पीछे यहाँ पर 4 आ सकता है, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर हाँ 8 4 और 2 आ सकता है ना। सिमिलरली 4 के पीछे भी यहाँ 2 आ सकता है। तो देख रहे हो और पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है, 4 8 16 2 8 16, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकल कर आ जा रहे हैं, है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इतना लंबा तो नहीं जाएंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकल कर आ जाएंगे, वरना मैं छोटा ही एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 8 है, 8 को पकड़ते हैं, सिर्फ 8 को पकड़ते हैं, वरना बहुत लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा ये। 8 को सिर्फ पकड़ते हैं। अब देखो ध्यान दो, 8 ये तो 16 क्या चाह रहा है कि 16 पर एंड होने वाले जितने पॉसिबल सेट्स है वो निकाल पाए। तो 8 का भी ऑलरेडी हमने निकाल रखा होगा, मान लेते हैं हमने 8 को ऑलरेडी निकाल रखा है, कि 8 पर एंड होने वाले कितने सेट्स थे मेरे पास ऑलरेडी। तो मान के चलते हैं 8 था, 4 8 था, फिर 2 8 था, फिर मान के चलते हैं 8 8 था, फिर 1,8 था। मान के चलते हैं इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ थे ऑलरेडी, अभी मैंने सिर्फ 8 को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, 16 ने जब 8 से पूछा तो 8 ने बताया कि यार ऑलरेडी मुझ पर एंड होने वाले इतने हैं सेट्स, ठीक है। तो 16 बोलेगा कि ये देखो 8 बोलेगा कि यहाँ पर 2 लेंथ वाला, ये देखो 2 लेंथ वाला कितना है, देखो तो इसका लेंथ कितना है इन सारे सेट्स का, 2 है। देखो लेंथ पर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि याद करो हमें लेंथ चाहिए होता था हर बार। लेंथ इज इक्वल टू 1 वाले देखो कितने हैं, है ना। फिर लेंथ इज इक्वल टू 2 वाले कितने हैं, हमें चाहिए होता था लेंथ। तो यहाँ पर 8 बता रहा है कि यार मुझ पर एंड होने वाला, यहाँ पर देखो इधर 8 जो है ना, 8 बता रहा है कि मुझ पर एंड होने वाला 2 लेंथ का कितना सेट है, सेट का काउंट कितना है, काउंट इज इक्वल टू 1 2 4 है टोटल, ठीक है। ओके, टोटल 4 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, मैं क्या बोलना, और एंडिंग एट 8 है यहाँ पर, है ना। एंडिंग एट 8 है क्योंकि मैंने 1 से सवाल किया है, 8 से सवाल किया है यहाँ पर। सिमिलरली 8 बोलेगा कि मुझ पर एंड होने वाला लेंथ 1 वाला कितना है, काउंट इज इक्वल टू 1 है, 1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अगर आपको 16 का आंसर निकालना है, ठीक है, तो 16 का आंसर देखो आप 8 से निकाल सकते हो पूछ कर। देखो 8 क्या बोल रहा है कि मुझ पर एंड होने वाला, है ना, 8 के पहले बहुत चीज़ें आ सकती हैं, मुझ पर एंड होने वाला 2 लेंथ का टोटल कितना है, देखो तो 4 है, काउंट 4 है ना। तो 8 के बाद 16 आ सकता है, अभी जस्ट हमने देखा 8 के बाद 16 आ सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 8 पर एंड होने वाले टोटल 4 सेट्स हैं तो 16 पर एंड होने वाले भी टोटल 4 सेट्स होंगे, है ना, वाया 8, है ना, वाया 8। देखो कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर 4,8 है, तो इससे मैं बना सकता हूँ ना 4,8,16। सिमिलरली यहाँ 2,8 है, तो यहाँ बना सकता हूँ ना 2,8,16। फिर यहाँ भी बना सकता हूँ 8,8,16, यहाँ बना सकता हूँ 1,8,16। तो देखो 4 बन के आ गए ना, और ठीक है। तो बस 8 से मैंने आंसर पूछा कि 8 मुझे ये बता तेरा लेंथ 2 का, तेरा लेंथ 2 का तुझ पर एंड होने वाले कितने सेट्स हैं, तो बोला 4 है। तो 16 ने बोला कि भाई तुझसे होते हुए मेरे पास भी 4 ही होंगे फिर, ठीक है। लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा, तेरा जितना लेंथ था, लेंथ 2 था, तो मेरा लेंथ +1, यानी कि तेरा लेंथ 2 था ना, तो मेरा 2 + 1 दैट इज़ 3 लेंथ का आंसर मिल जाएगा मुझे। ओके, जैसे 4,8,16 ये 3 लेंथ का है, 2,8,16 ये भी 3 लेंथ का है, 8,8,16 ये भी 3 लेंथ का है, 1,8,16 ये भी 3 लेंथ का है, ठीक है। तो देखो ये कितना आया, ये भी 4 आ गया, क्यों, क्योंकि 8 का 2 लेंथ का काउंट 4 था, ठीक है। तो 16 को मिलाने के बाद लेंथ कितना हो गया, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 3 लेंथ का, उसका भी काउंट कितना होगा, 4 ही होगा। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 है, ओके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से जब 4 मिल गया, तो सिमिलरली ये तो 2 लेंथ का मैंने निकाला, लेंथ इज इक्वल टू 2 का निकाला। सिमिलरली लेंथ इज इक्वल टू 1 से भी पूछ लेंगे, तो 8 ये भी बता देगा कि मुझ पर एंड होने वाला एक लेंथ का,
मुझ पर एंड होने वाला एक लेंथ का सेट जो है उसका काउंट 1 है। तो ये बोलेगा 16 कि ठीक है तुमसे वाया यू, है ना, 8 से होते हुए 16 तक, 8,16। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जितना 8 ने लेंथ बताया, लेंथ कितना बताया, 1 बताया, तो इसका लेंथ हो जाएगा लेंथ प्लस 1, है ना। तो इसका काउंट 1 था तो इसका भी काउंट 1 ही होगा, है ना। ये रहा 8,16, एक ही रहे मिलेगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस कर लिया कि जो अगर 8 का आंसर ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है तो 8 की मदद से 16 का आंसर निकाल पा रहा हूँ। और 8 के लिए अलग अलग लेंथ का अलग अलग आंसर होगा। जैसे 8 पर एंड होने वाला लेंथ 1 का काउंट कितना था, 1 था। 8 पर एंड होने वाला लेंथ 2 का काउंट कितना था, 4 था, है ना। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर मेरे पास छोटे प्रॉब्लम का अगर आंसर होगा तो मैं बड़े प्रॉब्लम यानी कि 16 का आंसर निकाल सकता हूँ। सिमिलरली 4 से भी पूछूंगा तो 4 भी अपना कुछ हिस्ट्री बताएगा, 4 से भी कुछ आंसर निकल कर आ सकता है 16 के लिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया आपने, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है मुझे कि एंडिंग एट 8 और कितने लेंथ का, इसका जितना भी काउंट रहेगा उतना 16 का भी होगा एंडिंग एट 16। लेकिन जो लेंथ उसका था, लेंथ इसका +1 में उतना काउंट होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका एंडिंग एट 8 लेंथ इज इक्वल टू, अगर मैं 2 का देखूं तो कितने थे, 4 काउंट थे, तो इसका लेंथ इज इक्वल टू 3 का मिल जाएगा, 4 काउंट, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं डुप्लीकेट करके लिख देता हूँ कि यहाँ जैसे मैंने 2 लेंथ का निकाला था तो यहाँ पर 1 लेंथ का एंडिंग एट 8 और 1 लेंथ था। ऐसे कितने सेट थे, सिर्फ एक ही सेट था, है ना। तो इसी तरह एंडिंग एट 16 इसका लेंथ कितना हो जाएगा, जितना लेंथ इसका था उसमें 16 ऐड हुआ है ना, 8 के बाद 16 एक और ऐड हुआ है तो लेंथ 2 हो गया ना, उसका भी काउंट एग्जैक्टली 1 ही होगा, देख रहे हो, जो इसका है उतना इसका होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि छोटे सब प्रॉब्लम से हम बड़े प्रॉब्लम का आंसर निकाल पा रहे हैं, है ना, ठीक है। और हर एक लेंथ का हमें निकालना पड़ रहा है। तो आपने नोटिस किया, ये देखो, ये एक तरह का स्टेट है, स्टेट। तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली 2D अरे चाहिए होगा, क्योंकि देखो 2 वेरिएबल है यहाँ पर, एंडिंग एट सम वैल्यू और उसका लेंथ कितना है, ठीक है। और ये मुझे क्या देगा, काउंट कितने हैं, ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक DP अरे लूँगा, ठीक है, M, L ले लेते हैं और इसका डेफिनेशन, स्टेट डेफिनेशन कर देते हैं कि काउंट ऑफ सेट्स एंडिंग एट M हैविंग लेंथ L, ठीक है। और इसकी मदद से मुझे किसका आंसर मिल सकता है, देखो तो DP ऑफ M अगर है, मान लेते हैं M मेरा 16 है, ठीक है, मान लेते हैं M मेरा 16 था, तो हमने कैसे निकाला था, याद करो, 16 का आंसर DP ऑफ 16, लेंथ मान लेते हैं 1 का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं लेंथ ऑब्वियस मान लेते हैं L इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसका लेंथ +1 होगा, क्यों, क्योंकि 16 ने जब 8 से पूछा, ठीक है, तो DP ऑफ यानी कि 16/2 दैट इज़ 8 से जब पूछा, ठीक है, उसका जो भी लेंथ था L, है ना, जो भी इसका वैल्यू होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, DP ऑफ 16 में L+1। देखो L+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 16 के पहले एक 8 था, 8 के बाद 16 ऐड हो रहा है, तो मतलब एक लेंथ और बढ़ जा रहा है, इसीलिए 8 पर एंड होने वाला लेंथ L का जितना भी काउंट रहा होगा, 16 पर एंड होने वाला L+1 पर जितना काउंट, वो उतना ही काउंट होगा। ये जो लाइन मैंने लिखा है ना, ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट ये इजी पता है कब होगा, जब आप ये सीख जाओगे जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर मैंने बताया एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली लिख दिया है, ठीक है, कि DP ऑफ M, L विल बी इक्वल टू DP ऑफ M, कोई भी वैल्यू का अगर आपको निकालना है, L+1 होगा, प्लस इज इक्वल टू, ये कहाँ से निकालोगे, इसके छोटे सब प्रॉब्लम से निकालोगे, ठीक है। तो M/डिवाइड किससे किससे कर सकते हो, जैसे यहाँ 16 था तो 16 को एक बार 2 से डिवाइड किया, एक बार 4 से डिवाइड किया, है ना, जिससे इससे डिवाइड हो पा रहा है ना, 2 से डिवाइड किया तो 16/2 8 आ गया, 8 से पूछ लेंगे। 3 से डिवाइड करने पे होगा नहीं, क्योंकि 16/3 डिविजिबल नहीं है, 16
4 से डिवाइड किया तो 16/4 किया तो यहाँ 4 मिल गया, है ना। तो हर एक वैल्यू से डिवाइड करके देख लेंगे, जो भी डिविजिबल हो उसी को ऐड कर सकते हैं ना। जैसे 16 इसके पहले मैं 8 ही को डाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि डिविजिबल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर m मेरा 16 था, 16 ये 2, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ l होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें और भी ऐड होगा, dp ऑफ 16/4, इसका लेंथ l होगा, है ना। अलग अलग लेंथ का आपको निकालना है। और m/2 से किसका निकल गया, 16/2 8 का निकल गया, 16/4 4 का निकल गया, एंड सो ऑन, है ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था एक्चुअली में, ये वाला पार्ट, है ना। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो इसीलिए हम लोग पता है क्या करेंगे, ये डीपी का जो वैल्यू है ना, इसको प्री कंप्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये डीपी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है मेरे लिए, है ना। डीपी मेरे लिए क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कि पहले यहाँ पर ये क्या स्टोर कर रहा है कि एंडिंग एट m, और ये m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 1 से लेकर मैक्स वैल्यू तक कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। अभी तो मैंने बस 16 लिया था, 16 फिर 15 फिर 14 13 12 11, 1 से लेकर मैक्स वैल्यू तक कोई भी एंडिंग वैल्यू यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और हर एंडिंग वैल्यू के लिए, हर लेंथ के लिए, है ना, ये हर लेंथ के लिए 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ के लिए कितना सेट है पॉसिबल, कितने सेट्स का काउंट है पॉसिबल, वो स्टोर कर रहा है ये। और सेट का काउंट अगर मुझे मिल गया, है ना, हर एक लेंथ का, तो आप मुझे फॉर्मूला अच्छे से याद है। सेट का काउंट n-1 तो कांस्टेंट था, c लेंथ मुझे पता है l-1, है ना। जो भी वैल्यू होगा इसको इसके काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्री कंप्यूट डीपी, ठीक है। डीपी कंप्यूट कर लेंगे हर मैक्स वैल्यू के लिए, यहाँ पर हर वैल्यू के लिए एंडिंग एट दिस वैल्यू। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, टिल मैक्स वैल्यू तक ही हो सकता है ना। अब देखते हैं यहाँ लेंथ कितना तक जा सकता है। ओके, याद करो सेट का काउंट बताता है ये, और सेट मतलब क्या होता था कि इसमें कितने यूनिक वैल्यूज आ सकते हैं, है ना, 1 2 या फिर 1 या फिर 1,3 एंड सो ऑन, कितने यूनिक वैल्यूज आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे प्रॉब्लम में दे रखा कंस्ट्रेंट में कि मैक्स वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ना 10⁴ होगा, ठीक है। तो याद करो इस डीपी का पहला ये क्या होता था कि मैक्स वैल, ये होता था कि जितना भी मैक्स वैल दे रखा है आपको, ठीक है। दूसरा होता था अलग अलग लेंथ का। तो मैक्सिमम कितने लेंथ का हो सकता है वो सोचो, कितने लेंथ का हो सकता है। अगर आप एक सीक्वेंस बनाते हो, उसका पहला वैल्यू 1 लेते 1 रखा आपने, और सेट बना रहे हो आप अभी आप, है ना, तो यूनिक वैल्यू आपको रखना है। तो 1 2 2 का 2 के बाद 4 ही रख सकते हो, 3 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना। तो 1 2 4 रख सकते हो, 4 के बाद 8 रख सकते हो, 16 रख सकते हो, 32 रख सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कितना रख सकते हो, 2⁻13 तक जाओगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगा पता है कितना, 8192 मिल जाएगा। और मैक्स वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻4 है, तो अभी भी और आगे जा सकते हो। इसके अगर आगे गए ना 2⁻14 में, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16384 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये पता है क्या है, 2⁻13 है और ये आपका 2⁻14 है, ठीक है। तो देखो तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक जा पाए, ये 2⁻0 है, ये 2⁻1 है, 2⁻2 है, 2⁻3 है, 2⁻4 है, 2⁻5 है, एंड सो ऑन, है ना। तो 2⁻14 तक अभी ये जा सकते हो ज़्यादा, मतलब इसका लेंथ कितना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लेंथ आपको 14 दिखेगा। 14 क्यों दिखेगा, क्योंकि देखो 2⁻14 आप जा ही नहीं सकते ना, 16384 है जो कि 10⁻4 से ज़्यादा हो जा रहा है, मैक्स वैल्यू 10⁻4 ही है। तो 2⁻13 तक आप जा पाओगे। इसका लेंथ कितना देखो तो 14 है ना, यानी कि मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर 14 जा सकता है। तो इसको सेफ्टी मेजर के लिए हम यहाँ पर एक ज़्यादा ले लेंगे, 15 ले लेंगे डीपी का लेंथ। और याद करो ये वाले यहाँ पर हम क्या रखते थे कि एंडिंग एट व्हाट वैल्यू, है ना। अब वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्स वैल्यू जो दे रखा वहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पर हम मैक्स वैल +1 ले लेंगे, ठीक है। तो डीपी तो हम प्री कंप्यूट करके स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कुछ इस तरह हम डिफाइन करेंगे डीपी मैक्स वैल +1 15। इसको अभी स्टार्टिंग में सबको 0 दे दिया है, मतलब फॉर एनी वैल्यू अभी सेट का काउंट 0 है, मुझे अभी किसी का काउंट नहीं पता। तो मैंने आपको बोला था ना कि हर एक वैल्यू के लिए निकाल लेंगे कि एंडिंग एट ईच वैल्यू फॉर डिफरेंट लेंथ हमें वैल्यू निकालना है, डीपी का वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं। फॉर इंट
वैल्यू इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मैक्स वैल प्लस 1, सॉरी मैक्स वैल वैल्यू प्लस प्लस, ठीक है। ओके, और मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिख दूँगा फाइंड सेट्स, ठीक है। और ये फाइंड सेट में बता दूंगा कि अभी मेरा स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 को लिया, जैसे याद है यहाँ पर मैंने 16 को लिया था, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 16 लिया था ना, ये रहा यहाँ पर इधर। तो मैं ये तो मैंने 16 का निकाला, इसी तरह मुझे 1 का निकालना पड़ेगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एंड सो ऑन टिल 16। मैंने 16 का बस आपको दिखाया था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक एक करके सबका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू इज इक्वल टू 1 से लेकर मैक्स वैल तक जाएगा ये, ठीक है। और फाइंड सेट्स में मैं पास कर दूंगा कि इस वैल से स्टार्ट करना है मुझे। और याद करो मैंने आपको बोला था ना कि एक काउंट नाम का मैं एक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखूँगा। और पता है काउंट का काम क्या होगा, काउंट बस मुझे इतना बता देगा कि गिवन लेंथ के का कितना ऐसा सेट है ना, सेट्स का काउंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, काउंट 1 इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक लेंथ का मेरे पास एक्स सबसेट्स है। सिमिलरली काउंट 2 इज इक्वल टू मतलब क्या हुआ कि 2 लेंथ का मेरे पास वाई सबसेट्स है ना। तो काउंट नाम का भी एक अरे हम ऐसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और मेरे पास कितने लेंथ का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लेंथ का हो सकता है ना, मेरा जो यूनिक सेट वाला होगा 15 हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह काउंट 1 काउंट 2 में हम अपडेट करते रहेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो डेटा स्ट्रक्चर हमने लिया है, ये काउंट हमें काम आएगा लास्ट में, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था कि क्यों काउंट ज़रूरी है। ओके, वैल भेज देते हैं और काउंट भेज देते हैं, और जो हमने डीपी अरे लिया है वो भेज देते हैं, ठीक है। अब देखो फाइंड सेट्स किस तरह लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना। ओके, तो फाइंड सेट्स मेरा फंक्शन था, इसमें मैंने पहला वैल्यू पास कर दिया है, इसको मैं m मान लेता हूँ, ठीक है। काउंट अरे मैंने पास कर दिया है और अपना डीपी अरे भी पास कर दिया है, ओके ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो आपको 100% पता है कि डीपी ऑफ एनी वैल्यू एंडिंग एट m, ठीक है, मतलब एंडिंग एट m एक लेंथ का हमेशा एक ही यूनिक से एक ही सेट हो सकता है ना। क्योंकि देखो मान लेते हैं डीपी ऑफ 1 मतलब एंडिंग एट 1 एक लेंथ का कितना सेट बन सकता है, एक ही बन सकता है, और वो क्या है, ये 1 है। एंडिंग एट 2 एक लेंथ का एक ही सेट बन सकता है, और वो क्या है, 2 है ना। यहाँ पर मैं बना भी दे रहा हूँ, ये 2 है, सेट यहाँ लिख भी देता हूँ 1 है ना। डीपी ऑफ एंडिंग एट 3 एक लेंथ का, ये भी एक ही होगा, कौन होगा, वो 3 होगा, क्योंकि एंडिंग एट 3 है ना। तो ये तो कन्फर्म होगा हमेशा, डी पी एम कॉमा 1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेंथ का, याद करो ये होता था लेंथ होता था एक लेंथ का, और ये होता था एंडिंग एट एम। तो देखो एक लेंथ का मुझे एक मिल गया है ना, एक लेंथ का मुझे एक सेट मिल गया है, काउंट ऑफ एक लेंथ का प्लस प्लस कर दिया मैंने कि मुझे एक सेट मिल चुका है जिसका लेंथ 1 था। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब याद करो इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर m इज इक्वल टू 16 है मेरा, ठीक है, तो 16 को अलग अलग वैल्यू से डिवाइड करके देखेंगे। 16 के 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 से सवाल करेंगे, 8 की मदद से कुछ आंसर आएगा। फिर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 के मदद से कुछ आंसर निकालेंगे एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ, अभी अलग अलग वैल्यू से डिवाइड करूँगा 16 को। यहाँ पर m है मेरा 16, फॉर इंट डिवाइड जिससे करूँगा उसको डिव नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। डिव इज इक्वल टू पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से एंड सो ऑन, ठीक है। डिव जो है लेस देन इक्वल टू, ऑब्वियस है m को ज़्यादा से ज़्यादा आप m से ही डिवाइड कर सकते हो, उससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता, डिव प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब और सबसे पहली चीज़ तो आप ये चेक कर लेना कि जिसको भी आपने डिवाइड करने के लिए लिया है वो m डिवाइडेड बाई डिव इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर डिविजिबल है तो मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन फिर कॉल कर दूंगा, फाइंड सेट्स। पता ये क्या करेगा, देखो ध्यान देना। अब मैं पता है m बाई
डिव पास कर दूंगा, यानी कि याद है m 16 से स्टार्ट किया था मैंने, 16 बाई डिव क्या है 2 है अभी, 16/2 8, 8 के लिए मैंने रिकर्सिवली कॉल कर दिया। अब 8 के लिए जब आंसर निकल के आ जाएगा ना, तो उस 8 की मदद से मैं इस m का आंसर निकाल लूँगा, 16 का आंसर निकाल लूँगा। तो रिकर्सिवली मैंने 8 का आंसर निकालने के लिए भेज दिया, यहाँ पर काउंट भेज दिया और यहाँ पर डी भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मान के चलते हैं फाइंड सेट जब मैंने रिकर्सिवली कॉल किया तो इसने 8 का आंसर पूरा निकाल दिया है, हर एक लेंथ का, एंडिंग एट 8 फॉर एवरी लेंथ, है ना। अब उसकी मदद से मैं इस m का आंसर निकाल लूँगा, m = 16 का आंसर निकाल लूँगा। यही मैंने ऊपर आपको सिखाया भी था डायग्राम से, है ना। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, देखो ध्यान देना, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फाइंड सेट्स ने क्या किया होगा, 8 के लिए आंसर निकाल दिया होगा, फिर 8 ने फर्दर अपने रिकर्सिवली सबका आंसर निकाल दिया होगा। अब उस 8 के आंसर की मदद से मैं m का आंसर निकालने वाला हूँ, और अब मैंने आपको ऊपर सिखाया था कैसे निकालने वाले थे। हर लेंथ का मुझे आंसर चाहिए ना, तो फॉर लेंथ इज इक्वल टू 1, लेंथ इज लेस देन इक्वल टू, याद करो लेंथ कितना तक जा सकता था, 14 तक जा सकता था, तो लेंथ लेस देन 15, लेंथ प्लस प्लस, है ना। हर लेंथ का आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे कि क्या डीपी में m = 16 है ना, तो m बाई यानी कि 16 बाई, अभी डिवाइज़र क्या है, डिव = 2 है, यानी कि 8। क्या 8 का आंसर ऑलरेडी निकल रखा है, निकल रखा तो उसकी मदद से मैं निकाल सकता हूँ आंसर, है ना। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि m बाई डिवाइज़र, है ना, फॉर गिवन लेंथ, इसका आंसर निकल रखा है क्या, नॉट इक्वल टू 0 है क्या, मतलब इसका आंसर निकल रखा है, नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो मैं क्या करूँगा, उसके आंसर से के मदद से मैं इसका आंसर निकाल लूँगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अलग कलर से लिख देता हूँ, ब्लू कलर से लिख देता हूँ, या तो इसके लिख देता हूँ डी ऑफ, देखो ध्यान देना मैं m का आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो m बाई डिव और ये लेंथ है ना, तो अभी जब m को हमने ऐड किया तो लेंथ +1 हो चुका है, तो यहाँ लेंथ +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर मैं किसकी मदद से निकाल रहा हूँ, डी ऑफ m बाई डिव, ठीक है, लेंथ। यहाँ तक क्लियर है, ओके। जैसे ही अब मैंने इस यानी कि इस लेंथ +1 के वैल्यू का आंसर मुझे मिल चुका है, तो सिमिलरली मुझे काउंट भी अपडेट करते रहना पड़ेगा, करते रहना, काउंट हमेशा अपडेट करते रहना कि लेंथ +1 साइज़ का सेट का एक और काउंट मुझे मिल चुका है। क्या है काउंट, ये मुझे यही दे देगा m बाई डिव लेंथ। ठीक है, जितना उसके पास काउंट था वही काउंट ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये बहुत, आई अग्री कि दिस इज़ वेरी हाई लेवल, बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पर कोडिंग चल रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें। बट ट्रस्ट मी, जब तक आप पुश नहीं करोगे ना अपने आप को इन चीज़ों को समझने में, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आएंगे और हम इनको सॉल्व करेंगे, और ये चीज़ें दोबारा यूज़ होंगी फ्यूचर में, है ना। ऐसा टेंशन मत लो कि ये एक ही प्रॉब्लम है, इसका एक यूनिक सोल्यूशन, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें हम लॉजिक जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये लॉजिक दूसरे प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होती हैं, इस तरह के लॉजिक। ठीक है, तो देख रहे हो मेरा फाइंड सेट्स इतना ही था, बस एक फॉर लूप था। और हाँ, रिकर्शन आप कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर बेस केस लिखना मत भूलना, तो बेस केस यहाँ मैं लिख देता हूँ रेड पेन से। ऑब्वियसली बात है, बेस केस आपका कब जाएगा, इफ़ लेंथ 1 तक जा सकता है, तो इफ़ डी ऑफ m1 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ऑलरेडी डी ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ 1 का आंसर निकल रखा ऑलरेडी, है ना, तो हम यहीं पर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, अगर 1 लेंथ का आंसर निकल रखा है तब तो इससे नीचे हम जाएंगे ही नहीं, है ना। ओके, तो मैं इधर से रिटर्न हो जाऊंगा 1 लेंथ का, अगर आपको ऑलरेडी आंसर पता है तो। ओके, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो ये मेरा सबसे टफेस्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का कवर हो चुका है, जो था फाइंड सेट्स। इट वॉज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके बाद प्रॉब्लम इतना टफ नहीं है। ओके, तो आपने क्या किया, अब आपने डीपी, दो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ स्टोर कर ली है, डीपी, ठीक है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने काउंट स्टोर कर लिया अब, है ना। ठीक है, और काउंट आपको क्या देगा वो मैं फिर से लिख देता हूँ। काउंट आपको ये दे देगा कि हर लेंथ का, है ना, कितना सबसेट्स है, काउंट ऑफ सेट्स ऑफ लेंथ l, है ना। ठीक है, और डीपी की मदद से आपको क्या मिल पा रहा है कि फॉर एनी गिवन वैल्यू वैल हैविंग लेंथ l ऐसे कितने सेट्स हैं, काउंट ऑफ सेट्स एंडिंग एट वैल हैविंग
लेंथ एल, है ना। तो याद करो इस डीपी की मदद से काउंट को हमने पॉपुलेट कर लिया था और ये काउंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब जब काउंट मुझे मिल ही गया है तो मेरा आधा काम हो चुका है ऑलरेडी, है ना। अब देखो ध्यान देना, मैं अब रिजल्ट निकालने के लिए रेडी हो चुका हूँ। फॉर, याद करो लेंथ क्या हो सकता था मेरे सेट का लेंथ या तो 1 हो सकता था, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन इक्वल टू 14 हो सकता था, या फिर लेस देन 15 लिख दो, है ना। मैंने आपको सिखाया भी था ऊपर कि 15 से लेंथ क्यू, 15 मतलब 14 तक ही क्यू लेंथ होगा, लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको क्या सिखाया था, जब आपको काउंट पता है और लेंथ पता है तब तो आपका सारा काम हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं। याद करो मैंने आपको सिखाया था ना, n-1 सी, जो भी लेंथ है लेंथ -1, है ना, उसका ये निकालना है मुझे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसका वैल्यू लिख लेते हैं, लॉन्ग इसका वैल्यू जो भी आएगा, इसका वैल्यू क्या दे दें, जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ जितने भी निकल के आ रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे जो ये मेरा निकाल के ले आएगा। और मैंने सुबह ही आपको दिन में ही एक वीडियो अपलोड करी थी जो एनसीआर आपको निकाल के दे देगा बड़े अच्छे से, एनसीआर मॉड्यूलो एम निकाल के दे देगा बहुत अच्छे से यूजिंग फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। तो वही कोड मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, दोबारा मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, ठीक है। तो वही फंक्शन मैं लिख दूंगा, उस फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो, मॉड्यूलर एनसीआर, ठीक है। इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, n-1 सी लेंथ -1 है ना, तो n-1 पास कर देता हूँ और लेंथ -1 पास कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। हाँ, ये दोनों पास करना होता था। और जो भी पॉसिबिलिटी से काउंट आया, अब याद करो, है ना। मैं फिर अब बस मुझे क्या करना है, कितने ऐसे ये तो एक का निकल गया आंसर ना, ये तो एक का निकल गया लेंथ का, बट ऐसे कितने थे, इस लेंथ वाले कितने थे, ठीक है। तो वो मैं रिजल्ट में ऐड करता चलूँगा। देखो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, ऐसे कितने थे याद करो, काउंट ऑफ लेंथ से निकाल लेंगे। और हर किसी का आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पता है, पॉसिबिलिटीज़, है ना। आपको इसका आंसर तो पता ही है, तो इसको आपने यहाँ पर निकाला और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बट हाँ, प्रॉब्लम में ये मॉड वर्ड लगाना मत भूल जाना यार, है ना। मॉड एम लगाना बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो मॉड वर्ड लगा लेना, अभी कोड करेंगे तो वहाँ लगा लेंगे और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका टफेस्ट पार्ट जो था वो यही था, फाइंड दी सेट्स, कितने सेट्स हैं वो निकालना था आपको, वो निकल गया आपका। उसकी मदद से आपने काउंट पॉपुलेट कर लिया और ये काउंट ही ने आपका हेल्प किया लास्ट में, है ना। ओके। और ये काउंट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, भूल गया तो वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ। आई नो वीडियो लंबी है बट बहुत डिस्क्रिप्टिव है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैं टाइम लेकर बनाता हूँ ऐसे वीडियो को, है ना। और मॉड्यूलर एनसीआर भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब याद करो मॉड्यूलर एनसीआर वाला जो फंक्शन था ना, उसमें याद है हमें फैक्टोरियल निकालना पड़ता था, फैक्टोरियल ऑफ एन। तो बार फैक्टोरियल का अलग अलग फंक्शन मत लिखो, हम क्या करेंगे ना, प्री कंप्यूट कर लेंगे फैक्टोरियल को। तो ये तो आई थिंक सबको आता होगा, कोड करते वक्त मैं आपको दिखा भी दूंगा कि प्री कंप्यूट कर लेंगे फैक्टोरियल को। तो ज़्यादा से ज़्यादा एन फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये सब निकाल लेंगे पहले ही, है ना। और एक फैक्टोरियल नाम के एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे ताकि उसको हम लोग रीयूज़ कर सकें, बार बार फैक्टोरियल कॉल ना करना पड़े अलग से फंक्शन, ठीक है। तो मॉड्यूलर एनसीआर का वही कोड कॉपी पेस्ट करूँगा जो मैंने आज दिन में जो वीडियो अपलोड किया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आप मॉड्यूलर एनसीआर खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने कोड पूरा लिख दिया है, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। अब देखो ध्यान देना, मैंने यहाँ पर वेक्टर ये ले लिया है जिसको मैंने डीपी नाम दिया था, यहाँ पर मैंने टी लिख दिया है, कोई बात नहीं डीपी ही दे देते हैं ना। और काउंट वेक्टर भी मैंने यहाँ पर ले लिया है, ओके। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना था मुझे, फाइंड सेट्स काउंट, कितने ऐसे सेट्स है वो सारे निकाल लेंगे। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू मैक्स वैल आई प्लस प्लस, है ना। और सिंपली मैं क्या करता था, फाइंड सेट्स नाम का फंक्शन कॉल करता था और इस पे मैं भेज देता था कि भाई आई की जगह चलो वैल ले लेते हैं, आई थिंक वो बेटर वेरिएबल है, वैल है ना, वैल प्लस प्लस, ठीक है। मैं वैल यहाँ भेज दूंगा, काउंट भेज देता हूँ, डीपी भेज देता हूँ, ठीक है। ये पॉपुलेट हो जाएगा काउंट और डीपी मेरा। अब बस मुझे क्या करना है, उसी काउंट की मदद से
मुझे सॉल्व कर लेना है। ओके, लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट लेंथ इज इक्वल टू 1, लेंथ इज लेस देन 15, लेंथ प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ चलो एक काम करते हैं, क्या था, इंट पॉसिबिलिटीज़ इज इक्वल टू, मैंने फंक्शन एक बनाया था ना मॉड्यूलर NCR, उसमें मैं क्या पास करूँगा, n-1 पास करूँगा और लेंथ -1 पास करूँगा। ठीक है, और याद करो मैंने बोला था ना कि फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं फैक्टोरियल को प्री कंप्यूट कर लूँगा, एक अरे ले लेता हूँ ऊपर। ठीक है, और उसको प्री कंप्यूट कर लेता हूँ फैक्टोरियल उसमें, है ना, प्री कंप्यूट फैक्टोरियल्स, है ना। तो ये चीज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप ये चीज़ें सीखोगे। मोस्टली प्रॉब्लम्स इस तरह के आते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, जहाँ पर आपको इन चीज़ों को प्री कंप्यूट करके रख लेना चाहिए, आइडियली बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ लॉन्ग फैक्ट नाम दे देते हैं इसका, और इसमें n+1 दे देते हैं क्योंकि n फैक्टोरियल तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 1 1 ही होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं। i इज़ लेस देन इक्वल टू n i++, है ना। फैक्टोरियल n तक निकालना है मुझे। अब देखो ध्यान देना, फैक्टोरियल ऑफ i विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ i-1। ठीक है, i-1 तक जितना निकल रखा है उसमें i को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, नॉर्मल सा चीज़ है। और यहाँ मॉड्यूलो m लेना मत भूलना, है ना। या ये मैंने यहाँ पर ये वही दिमाग लगाया है कि अगर आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल इंटू 5, वही मैंने किया है, फैक्टोरियल i-1 इंटू i। ठीक है, और मॉड्यूलर लेना मत भूलना क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है। ओके, तो मॉड्यूलर NCR में फैक्टोरियल का यूज़ हम लोग करने वाला है, इसलिए देखो फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। यहाँ पर फैक्ट नाम था मेरे वेरिएबल का, फैक्ट। ओके, ठीक है, ये मेरा निकल गया, और मेरा रिजल्ट विल बी इक्वल टू रिजल्ट प्लस काउंट ऑफ लेंथ, काउंट ही था ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय जो भी पॉसिबिलिटीज़ का आंसर आया मेरा। ठीक है, ये भी खुद में बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, तो मैं इसको भी मॉड्यूलो m कर देता हूँ। ओके, और बाहर भी मॉड्यूलो m कर देता हूँ। आई थिंक रिटर्न रिजल्ट कर देता है। रिजल्ट मैंने यहाँ लॉन्ग ले लिया है, तो बट मुझे इंट में रिटर्न करना, तो मैं इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। इसके अलावा तो आई थिंक वी आर गुड। अब बस हमें क्या लिखना है, सबसे पहले फाइंड सेट्स लिखना है, वॉइड फाइंड सेट्स। फाइंड सेट्स में हम क्या क्या कर रहे हैं वो देखो। सबसे पहले क्या पास कर रहे थे, इंट m पास कर रहे हैं, और वेक्टर ऑफ इंट एंड काउंट पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड dp पास कर रहे हैं। ये 3 चीज़ पास कर रहे थे। बेस केस क्या था, dp ऑफ m, 1 लेंथ का अगर निकल चुका है तो और छोटा लेंथ का आप निकाल के क्या करोगे, है ना, 1 लेंथ तक का आपका ऑलरेडी आंसर निकल रखा है, तो सिंपली आप रिटर्न कर दो यहाँ से। और अगर नहीं है तो dp ऑफ m, 1 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, तो काउंट ऑफ 1 भी ++ कर दिया आपने। उसके बाद फॉर इंट div इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, div इज लेस देन इक्वल टू m div++। ठीक है, इफ़ m परसेंटाइल div इज इक्वल टू 0 है, तभी आप ऑब्वियस से आगे बढ़ोगे। तो फाइंड सेट्स आपने कॉल कर दिया ताकि m बाई div अपना आंसर निकाल सके, काउंट कॉमा dp, और काउंट और dp पॉपुलेट होता रहेगा, है ना। पॉपुलेट हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका इस्तेमाल कर लूँगा, इंट लेंथ इज इक्वल टू 1, लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 15, लेंथ ++। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि भाई पहले तो एक सेकंड, dp ऑफ कैसे निकालते थे, dp ऑफ m ऑफ लेंथ +1 प्लस इज इक्वल टू dp ऑफ m बाई div लेंथ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली काउंट ऑफ लेंथ +1 भी आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, dp ऑफ m बाई div कॉमा लेंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चेक डाल सकते हो कि भाई डिविजिबल होना, ऑब्वियस इसकी वैल्यू होनी चाहिए, m बाई div जो है ना, कॉमा लेंथ जो है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, तभी आप उसको यूज़ करोगे। 0 है तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, ऐड करोगे तो आंसर 0 ही है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। नॉट इक्वल टू 0 तभी आप उसको ऐड करोगे। ठीक है, तो अपना फाइंड सेट्स का फंक्शन पूरा सेट हो गया, हमने पूरा लिख दिया है इसको। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं अपने मॉड्यूलर NCR पे, जो मैंने आपको आज मैथ्स कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाली थी,
वही कोड मैं कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या लिखा था, मॉड्यूलर एनसीआर। ओके, तो इसका नाम क्या है, इंट मॉड्यूलर एनसीआर। इसमें एन पास कर रहे हैं, इसमें आर पास कर रहे हैं, और इसमें वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग एंड फैक्टोरियल पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वही कोड कॉपी कर रहा था, देखो आर लेस देन ज़ीरो हुआ या फिर आर अगर ग्रेटर देन एन हो गया तब तो रिटर्न ज़ीरो कर दो, कुछ बात ही नहीं बनती। या तो फिर लॉन्ग लॉन्ग जो आपका ए बाई बी यानी कि डिनोमिनेटर मैं पहले निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। और उसको कैसे निकालता था, देखो याद करो, फैक्टोरियल ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, ठीक है। बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, इसीलिए मैं इधर ही मॉड एम करता चला जाऊँगा, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न देखो क्या करते थे, मैंने आपको सिखाया था, फैक्टोरियल ऑफ एन फैक्टोरियल, और जो मॉड्यूलर हमने निकाल लिया यहाँ पर, ये तो बी है ना, तो कैसे निकालते थे याद है, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या था, मल्टीप्लाई बाई फाइंड पावर, इसमें भेज दो जो भी डिनोमीटर का वैल्यू आया है, बी आया है, उसको m माइनस टू, जो भी आपका मॉड्यूलो है उसके -2 से कर दो, ठीक है। और मॉड्यूलो m तो करना भूलना ही मत कभी भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो मॉड्यूलर एनसीआर भी आपका डन हो गया। आई थिंक इसके बाद हाँ एक चीज़ और भूल गए, फाइंड पावर कौन लिखेगा, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो देख लो एक्चुअली में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, अब ये प्रॉब्लम ना एक्यूमुलेशन ऑफ एवरीथिंग है, बहुत चीज़ इसमें आपको यूज़ करना पड़ रहा है। और हार्ड प्रॉब्लम इसीलिए तो हार्ड बोलते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को, कि आपको इसमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। लॉन्ग लॉन्ग ये तो रटा गया मुझे, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया था आपको। इफ़ बी इज इक्वल टू ज़ीरो है तब रिटर्न 1 कर दो, लॉन्ग लॉन्ग हाफ का वैल्यू निकाल लो, फाइंड पावर कॉल करके ए कॉमा बी बाई 2 से, और आपका लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट क्या होगा, हाफ इंटू हाफ होगा। लेकिन अगर पावर आपका ऑड होता बी बाई सॉरी बी परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 1 है, मतलब रिजल्ट में रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई एक और रह गया होगा, है ना। तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया, और मॉड्यूलो एम करना मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके। और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। तो फाइंड पावर भी आपका हो चुका है। आई थिंक वी आर डन विथ एवरीथिंग, कुछ हमने मिस तो नहीं किया ना। काउंट, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देख कर सकते हो कि काउंट ऑफ लेंथ, हो सकता है किसी किसी लेंथ के लिए आंसर ही ना हो, तो अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तभी उस केस में ये कैलकुलेशन करो, है ना। काउंट ही अगर ज़ीरो है तब तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। हाँ ये हो गया। और क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड, एक बार रन करके देखते हैं। मैक्सवेल, अच्छा मैक्स वैल्यू है, सॉरी इसको मैक्स वैल कर देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं। कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, m बाई डिव, तो देखो ध्यान दो यहाँ पर लेंथ लेस देन इक्वल टू 15 नहीं होगा, लेंथ लेस देन 15 होगा मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर क्योंकि लेंथ 15 तक है ना, तो ये 14 तक जाएगा, तो लेंथ लेस देन 15 होगा, ठीक है। एक तो ये गलती हो गई, और यहाँ पर देखो हाफ इंटू हाफ जो है इसमें भी मॉड्यूलो लगाना मत भूलना, ठीक है। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ग्रेट। एग्जाम्पल टेस्ट के पास हुआ। एक और ऑप्टिमाइजेशन देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, कि जो आपका लेंथ है ना, सीक्वेंस का जो लेंथ आप देख रहे हो लेस देन 15 है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका इनपुट गिवन लेंथ है ना, वो ये इससे भी छोटा हो, मतलब यहाँ पर मैं चेक लगा सकता हूँ कि एन जो है आपका, एन जो है वो अगर लेस देन लेंथ हुआ, इनपुट वाला लेंथ ही अगर इस लेंथ से छोटा हुआ, तब तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर ही से ब्रेक कर जाओ, है ना, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। रन करके देखते हैं। तो ये एक तरह का अर्ली टर्मिनेशन मैंने कर दिया है, ये आप मतलब इतना नेसेसरी नहीं है, बट कर सकते हो आप ये वाला अर्ली टर्मिनेशन, ठीक है। लेट्स सी फॉर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ओके। ओवरफ्लो यहाँ पर भी कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या गलती है। रिजल्ट प्लस काउंट ऑफ लेंथ इनटू कॉम्बिनेशंस मॉड्यूलो एम, अच्छा यहाँ पर पॉसिबिलिटी को लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए था। ये काफ़ी गलतियाँ करी मैंने इसमें, इवन अपने टाइम में भी जब मैं इसको कोड कर रहा था
तो बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, लंबा प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक इंटरव्यू में इतना लेंदी डिटेल में जाना चाहिए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन एन इंटरव्यू। आई विल नेवर सजेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन एन इंटरव्यू। ठीक है, देखो एक्सेप्ट तो हो गया है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैक्स वेल तक जा रहा है और फाइंड सेट्स में आप कर क्या रहे हो, देखो ध्यान दो। फाइंड सेट्स में आप डिवाइड करते चले जा रहे हो इसको, है ना, जो भी नंबर है आप उसको 2 से, मतलब जिससे भी आप डिवाइड करते चले जा रहे हो। और यहाँ पर एम तक जा रहा है इसका वैल्यू, जो भी एम का वैल्यू क्या है, मैक्स वैल है ना। तो लॉग ऑफ मैक्स वैल तक जाएगा, क्योंकि तो बार बार इसको आप डिवाइड करते चले जा रहे हो, है ना। तो लॉग ऑफ मैक्स वैल, क्योंकि बार बार डिवाइड होते जा रहा है, मैक्स वैल एक टाइम में क्या हुआ, ख़त्म हो जाएगा। और ये जो फॉर लूप है ये मैक्स वैल टाइम्स चल रहा है, कहाँ पर था, ये रहा, मैक्स वैल टाइम्स चल रहा है। तो ओ ऑफ मैक्स वैल मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ मैक्स वैल, ठीक है। और यहाँ पर फैक्टोरियल ओ ऑफ एन टाइम्स चल रहा है, इधर ये तो कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखा है तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।